बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कशमकश की इस वक्त भूंचाल के अंदर दिखाई देती है कि एक तरफ हुकूमत है और हुकूमत ये कहती है कि आज हम इस उम्मीद में थे कि अपोजिशन जमातों का ये जो इकट्ठ था ये आता और बैठ के डायलॉग करता, लेकिन इनकी तरफ से वहाँ पर ना आना हमारे लिए ये काबिल अफसोस मकाम था। और उनके मुताबिक 31 तारीख तक ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये फाल रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब हम तमाम तर हजीमत के बावजूद, अपने केसेस के बावजूद, अपनी सज़ाओं के बावजूद, अपने किए गए दावों के बावजूद और आपकी तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद इस मरहले तक पहुंचे थे कि हमने ये फैसला किया कि हम आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आपने हमारी बात का कोई वजन न रखा और उस दौरान आपने कोई कमेटी तश्कील न दी। तो इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर हम इसका बायकॉट करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या है? वो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है। वो ग्रैंड अलायंस जो हुकूमत पे जोर डाल सके, हुकूमत पे प्रेशर डाल सके, वो किस हद तक कारगर साबित होगा और हुकूमत किस हद तक अंडरमाइन हो पाएगी, ये एक सवाल है। और दूसरी बात ये बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तब्दीली के हवाले से, अगले प्लान के हवाले से कि क्या ये तब्दीली का दायरा कार मज़ीद वसी होगा। और 8 तारीख को मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह की कॉल दे रखी है, असीरान की रिहाई के लिए भी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है। तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि आज हुकूमत की तरफ इंतज़ार किए जाना उनका जो बेसूद रहा, ये बेसूद रहना ही चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर साहब, मेरे 2 सवाल है। समझे, आप हुकूमत हैं और मैं एक आम आदमी हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छा ही ओहदा देता हूँ ना। तो मुझे एक बात बता दें, आपके कंट्रोल में है हर चीज़, मुज़ाकरात की सूरत में भी, ना मुज़ाकरात के सूरत में भी। आवाम चाहती है कि जनाब आप फलां काम करें, आप टाइम मांगते हैं। अगर आप मुखलस हैं, आप समझते हैं कि आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप एक सरप्राइज दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल मुखलस थे, तो आपके पास तो खुला टाइम था। आप 1 मिनट से पहले अनाउंस करते, जनाब जुडिशल कमीशन ये कमेटी है या जुडिशल कमीशन है, जिन मुकदमात का फैसला हो गया है या जो मुकदमा ज़ेर समात है उनको निकाल लें, बाकियों पे बैठ के बात कर लें। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना, कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए थी। और आप हुकूमत भी हो, आपकी तरफ से बात भी कोई ना हो, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी ना हो, आपकी तरफ से कुछ आए भी ना, और आप साथ ये भी कहते हैं जनाब हम तो कुछ करना चाहते, और जो करना चाहते थे कर दियो। तानू किसी ने भरे पीका एक तो 10 मिनट लाया कर देते ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये बाकी काम वास्ते 64 दिन 62 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन, क्या इस पीका एक्ट पे मुशावरत हुई थी? अगर मुशावरत हुई थी तो यार फिर इस पर भी होनी चाहिए थी। मुशावरत हुई ना सर? नहीं, उनकी तो मुशावरत तो हुई है, जिन्होंने करना था उनकी तो आपस में हुई ना मुशावरत। हाल ही उनकी नहीं हुई, बहुत से लोगों की हुई है। छोड़ दिया अब इस पर मैं आज। मुझे एक बात बताएं, जिस दिन पीका एक्ट आया है, सुबह सबसे पहली मुलाकात वज़ीर आज़म की किन से हुई थी? पीपल्स पार्टी वालों से? नहीं भाई, चैनल मालकान की तंजीम, अखबारात मालकान, ऐसे ही हुआ था जी। क्या उसमें डिस्कस नहीं हुआ होगा? हुआ, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार हुआ। तो फिर नहीं ना मानेंगे। यानी पाकिस्तान का मीडिया इस नहज पे आ गया है, ये हमारी औकात है कि सारे का सारा मीडिया भी इकट्ठा हो गया है, उसके बावजूद भी आपके खिलाफ एक्ट आ गया है। एक बड़े मीडिया ग्रुप से एक सेनेटर है, पता है ना आपको जी, और वो ओहदेदार भी हैं, वो नहीं बोल सकते थे। मतलब लोग बड़े बड़े तगड़े लोग हैं इस मुल्क में, मीडिया से
के बड़े बड़े तगड़े लोग भी हैं ना, हाँ, तो बोल नहीं वजारतों सकते के अंदर मौजूद हैं, पहले मीडिया के साथ वाबस्ता रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये हो नहीं सकता था, सब कुछ हो सकता था। ये बात यह है कि मैं तो इस सारी चीज़ों पे इस चीज़ पे पहुंचा हूँ कि अब इस मुल्क के अंदर फैसला ये हो चुका है कि जनाब जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। टेप लथ गई की करा भाई, उतर जाती है ये तो सिर्फ टेप है, क्या करें यहाँ पे तो खाल उतर जाती है सर। हाँ, ये खाल से भी आपको बात सुनाता हूँ ना, मैं आंखों देखा हाल भी सुनाता हूँ। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि यासर, अगर ये मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते, अगर ये चाहते कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी अच्छी स्टेज पे जाएं, अगर ये चाहते कि मुज़ाकरात जो हैं उसका कोई रिज़ल्ट निकले, तो ये जिस दिन तहरीक इंसाफ ने इनकार किया था, ये अगले दिन एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते आए जनाब जो आपके मुतालबात हैं हमने ये चीज़ें हल कर दी हैं, आइए इस पर बैठ के बात करते। ना इरफान सिद्दीकी साहब ने, ना ही उस कमेटी के दीगर लोगों ने, राना सनाउल्लाह साहब, मैं किसी ने भी नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज ये कह दिया ना कि खान साहब अब इंतज़ार करें इलेक्शन तक का, 2029 तक का इंतज़ार करें। तो ये तो इस संजीदगी नहीं होती ना। आप गवर्नमेंट है, आपको संजीदगी दिखानी चाहिए। अब आ जाते हैं ज़रा, आपने बात की अवाम को रगड़ा, अवाम को फला। मैं एक दोस्त, मेरा दोस्त है, ज़मींदार है, मैं उसके पास गया, ये मैं आपको हल्फन कह, तो ये गोभी, साग, पालक, उसकी फसल में उसने बनी हुई फसल, खरीफ तैयार फसल, उसमें उसने ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए। मैंने कहा यह क्या कर रहा है, इसे मार्केट में ले जाके इसे सेल कर, तेरी पूरे साल की एक मेहनत है ना, 6 माह की एक मेहनत है। उसने कहा क्या करूं, 3 रुपए किलो बेचूं। मैंने कहा समझ नहीं। उसने कहा भाई इसे मार्केट लेके जाऊंगा, 3 रुपए किलो आरती खरीदेगा मुझसे, वो आगे 5 रुपए, 7 रुपए या 10 रुपए बेचेगा, आगे 20 या 25 या 30 रुपए बिकेगी, इससे महंगी नहीं बिकेगी। उसने कहा बेड़ा गर्क हो गया हमारा, मकरूज हो गए हैं। हाल ही उसने कहा हमें नहीं समझ आ रही हमने कौन सा गुनाह किया है, तो मैं इसे अपनी ट्राली में लेके जाऊं, ट्राली का पेट्रोल होगा, मंडी का टैक्स होगा, वहां पे मजदूरी होगी, तो मेरे तो पैसे नहीं पूरे होंगे, नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बेहतर है कि मैं इस पे ट्रैक्टर चला रहा हूं, अगली सब्जी शायद मुझे कोई पराफट दीजिए। ये मैंने 3 सब्जियां आपको गिना दी हैं, ये तस्दीक शुदा मैं बात कह रहा हूं। उसके बाद यासर साहब आपकी 40% एक और 60% एक, 40% तो पंजाब में कम बारिश हुई है, 60% ओवरऑल कम बारिश हुई है। तो आपकी गंदम कहाँ है? गंदम की कुप्पी जो निकलती है, जिम्मेदार हैं आप भी, पता ना क्या हालात है, किधर जाएंगे आप? और ये जो मौसम शुरू हो गया जनवरी में, तो वैसे भी सर लोगों ने जो हैं उन्होंने सिर्फ अपने इस्तेमाल लाइक, उन्होंने सिर्फ सर कुछ ने अपने की, कुछ ने तो सेल करने के लिए की ना। अगर आपने ही की है तो अपनी जोगी भी नहीं रही, और जो सेल करने के लिए की है वो भी नहीं रही, तो फिर कैसे आप चलाएंगे सिस्टम को? हाँ चलाएंगे ना सर। कौन चलाएगा? बंद करके वफाकी इदारे। तो चलो ठीक है, फिर करें, फिर आप देख लेंगे। ये दिन जो है ना अगले, ये बड़े खौफनाक आ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जनवरी के महीने में मौसम इस कदर गर्म नहीं हो जाता था। हमने सोचा था जनाब इस दफा मार्च तक ठंड जाएगी, और ठंड तो नहीं गई, ऐसी चले गए हैं। ठीक है, और मौसम जो हो गया दिन के टाइम, अब वो हीटर शीटर वाला मामला भी खत्म हो गया। हीटर वाले मामले को खत्म हुए सर 10 दिन हो गए। 10 दिन। तो अब जब चंद दिन बाद अगर एसी चलना शुरू हो गया और आज बिजली का टैरिफ बढ़ाने की भी बात हो गई है, तो फिर आप मुझे बताइएगा ना लोग किधर जाते हैं। फिर आप देखिएगा ना कहाँ कहाँ से क्या क्या चीखें निकलती हैं। आप ये जो बड़े बन संवर के बैठते हैं ना, बाबू बन के, बड़ी ऐनक लगा के, बड़ा आप टीवी पे भी आ जाते हैं, लग पता जाएगा तानू। ये जो अवाम है ना, नहीं टीवी पे आना बंद कर दे सर। नहीं टीवी पे तो आना अवाम ने बंद करा देना। जो हालात ने
जो मान रहा है। ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जिसमें इत्तेहाद जो है वो अब मजीद मजबूत होता दिखाई देगा। वफाकी हुकूमत का नहीं बल्कि अपोजिशन जमातों का। वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद में जो दरारें दिखाई दे रही थीं, क्या वो मजीद वजह हो जाएंगी? पीका एक्ट के मामले के ऊपर कि जब उसे पार्लियामान से ऐवान बाला में पहुंचाया गया और वहां पर भी पेश करने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर यह इशारा दे दिया कि इसमें तरमीम भी हो सकती है और ये तमाम स्टेक होल्डर से मिल बैठ के बात करने पर होगी। तो ये वफाकी हुकूमत के लिए किस हद तक तशवीशनाक बात है। दूसरी बात यह कि जब अपोजिशन जमातें उस डायलॉग का हिस्सा बनने की बजाय अपनी ही मजबूती की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, तो फिर यह वफाकी हुकूमत के लिए किस हद तक खतरे की घंटी है। और अपोजिशन जमातों के उस इत्तेहाद को मजीद वसीतर बनाने में कितना वक्त दरकार होगा और उसकी मजबूती वफाकी हुकूमत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, और डायलॉग के मामले के ऊपर क्या मुस्तकबिल करीब में फिर कोई बातें होती दिखाई देंगी या वो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि अभी जो अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूती के लिए आप ग्रैंड अलायंस बनाने की तगोदो कर रहे हैं, ये मंसूबा पाया तकमील तक कब तक पहुंचेगा? सर, सारी मुख्तलिफ जमातें जो है उन तक हम पहुंच रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हर जमहूरियत दोस्त आवाज जो है हम उसको साथ लेके चलेंगे, उस तक पहुंचेंगे, चाहे हमारे माजी में कोई इख्तलाफ ही रहे हो, चाहे हमारा फलसफा बहुत सी चीजों पे ना मिलता हो, मगर एक चीज वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये फस्ताई हुकूमत है, मैंडेट चोर हैं। इस हवाले से अगर वो हमारे हम आवाज हैं तो हम सब तक पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे, कायल करेंगे, फिर देखेंगे कितने लोग हमारे साथ चलते हैं। और कोशिश ये है, बहुत से दोस्तों से ऑलरेडी हम राब्ते में है 1-2 माह से, जैसे GDA है, मौलाना से एक पुरानी एंगेजमेंट रही है जिसमें 26वीं तरमीम की वजह से चीजें शेप अप हुई, मगर बाद में एक तातुल आ गया, बैड टेस्ट डेवलप हुआ। आज दोबारा कमेटी उनसे मिली। इसी तरीके से और बहुत सी, असद रईस साहब हमारे मुखालिफ रहे, पर आप देखें पिछले साल के दौरान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसमें उनको हम लेके आए, उनको अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनाया। सो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर बहरहाल सब तक पहुंचना है। इट विल टेक सम टाइम बट नॉट मच, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक पीका एक्ट आ रहा है शेख साहब, जिस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तरीन एहतजाज करती है, बाइकाट भी करती है, कापियाँ भी फाड़ती है, लेकिन उस पीका एक्ट की जो फाइनल कमेटी की तरफ से ऊपर होती है उसमें तहरीक इंसाफ के एक ज़ुम्मेदार का नाम सामने आ रहा है। ये क्या दो इस मामले पे चीज़ राय क्यों? सर, आप मेरे ख्याल में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपको वाज़ेह बता देता हूँ, ये सेनेटर साहब वो हैं जिनको 26वीं तरमीम में के टाइम में पार्टी से भाग जाने पर एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। इन पे ये शक किया गया था कि शायद ये किसी चीज के एवज जो है ये पार्टी का वोट जो है वो पार्टी की मर्जी के मुताबिक नहीं देना चाहते, और ये बिल्कुल राब्ते से खत्म हो गए थे। 2 सेनेटर्स थे, खातून थी, एक ये फैसल सलीम थे, तो वो ही स्टिल अंडर दैट शो कॉज नोटिस, वो नोटिस इनको हुआ है। और आप देख लेंगे ये कमेटी भी यूजुअली इंटीरियर की कमेटी अपोजिशन को नहीं दी जाती सेनेट में। ये वो कमेटी है यूजुअली जो तरीकेकार है, चेयर जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो लिख के देते हैं चेयरमैन सेनेट को कि हमारे इन लोगों को कमेटीज दे दें। ये वाहिद कमेटी है जो हमने लिख के नहीं दी, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने डायरेक्टली फैसल सलीम साहब को इस पे ऑब्लाइज किया था, जिसपे अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब जो सेनेट में है वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साथ उन्होंने उसके ऊपर बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, काफी जो है तलकरामी भी हुई कि आप हमारे लोगों को डायरेक्ट ऑब्लाइज करके आप क्या डिफेक्शंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कमेटी दे दी गई हमारे से बाला डायरेक्ट हमारे एक मेंबर को, उसके बाद 26वीं तरमीम पे वोट मैनेज करने की कोशिश की गई। ये शो कॉज के बाद अब ये दूसरा एक इनका चीज सामने आ गई है। तो सर शेख साहब, पहले शो कॉज का क्या कोई जवाब मौसूल हुआ है? क्योंकि उसका तो टाइम फ्रेम होता है कि मुकर्रर मुद्दत में जवाब जमा करवाया जाए, बसूरत दीगर फिर अगली कार्रवाई होती है।
इन लोगों से कुछ लोग क्लेम करते हैं उन्होंने जमा करवाया है, कुछ ने नहीं जमा करवाया, मगर दोनों ही सूरतों में इनको पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान साहब के पास पेंडिंग था। अब बात यह है कि बहुत सी इश्यूज बीच में आ गए, मोबिलाइजेशन आ गई, बहुत से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसे मामला थे जिसके अंदर पार्टी बहुत मसरूफ हो गई। और जैसे ही ये मामला सामने आया, हमें इस बात की बड़ी तकलीफ है कि एक आदमी हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है, हमारी पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, और वो पार्टी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ जाके इतनी उजलत में जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है इस वस्ताई हुकूमत को। तो उस पर फैसला इमरान खान साहब कर देंगे। ये ऐसे लोग तो पार्टी में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये आज मुख्तलिफ टीवी टॉक शो में जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ डिस्कस हुई बात कि राना अजीम आप तो एहतजाज कर रहे हैं और अब सारी तहरीक इंसाफ भी इस एहतजाज में साथ खड़ी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने यह कर दिया, तो हम यही चाहते थे कि आपकी तरफ से कोई ना कोई इस पर वजाहत आनी चाहिए थी। आपने बड़ा अच्छा किया, क्लियर कर दिया। आप आगे सियासी हालात क्या सर, आज रात साहब मैंने अगर इजाजत दें, अगर रात अभी मैंने आपके साथ गुफ्तगू से 2-4 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाजे किया है कि ये जो चेयरमैन है ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एंड ही इज अंडर शो कॉज। हमारा उससे इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। हम आप देखें, हमने तो कौमी असेंबली में बोलने की कोशिश की, उमर अयूब को बोलने नहीं दिया गया, शिबली साहब ने अपना पूरा जोर लगाया। आज लाहौर की जो एहतजाज था उसमें हमारा अपोजिशन लीडर, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है आलिया हमजा, ये सारे वहां पे मौजूद थे। मैंने ये एहतजाज रखा हुआ था, उसी में आए थे, बिल्कुल आए थे। सर अच्छा, अब क्या सियासी जरा सूरत हाल पे हम बात कर लें थोड़ी सी शेख साहब। 8 फरवरी सुनने में आ रहा है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान पे कुछ शो करने जा रहे हैं। नहीं सर, हर जिले के अंदर एहतजाज होगा और केपी वाले जो है वो सवाबी में करेंगे। बाकी पूरे पाकिस्तान में लोग अपने अपने जिले हेडक्वार्टर्स में, अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी तहसीलों में अपने हिसाब से जो है एहतजाज करेंगे। आपको पता है कहीं सख्ती ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है। केपी में हमारे लिए आजादी है। तो यानी इसका मतलब ये है कि कोई मरकजी इज्तिमा आपका नहीं हो रहा, हर शहर में हर शहरी इंतजामिया अपने नहीं एहतजाज करेगी। सर, मरकजी इज्तिमा जो मेन इज्तिमा है वो सवाबी में है, और जो साथ हमारा नॉर्थ का रीजन लगता है पंजाब का, वो लोग उसमें शामिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा सुनने में यह भी है कि बाकायदा तौर पे 8 फरवरी से आप असीरान की रिहाई के लिए तहरीक फाल कर रहे हैं, तो वो कितने फेजेस में होगी? देखिए जी, जो तहरीक है असीरान के लिए, आपको पता है कि जो 26 के असीरान थे वो 5-5.5 हजार आदमी से ज्यादा लोग थे जो असीर हुए 26 के हवाले से। अच्छा, उसमें से कोई 2-2.5 हजार की जमानतें हो चुकी हैं। इस वक्त भी हमारा 1900 प्लस एक डिस्ट्रिक्ट में और 1,000 आदमी हमारा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त भी जेलों में मौजूद है। जमानतें हो रही हैं, कोई जजेस फौरी जमानत ले रहे हैं, उनको पता है कि जुल्म हुआ है, कुछ वैसे ही लटका रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। तो हमारे वकला जो है और ILF की टीम वो डटी हुई है और हर तरीके से उसका सामना कर रही है। उसकी जो रेमेडीज है, जब यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ऊपर जाते हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी लुक आफ्टर कर रही है एक एक असीर को, जो कि कोई पार्टी इस मुल्क में ऐसा नहीं करती है। इतना शानदार वर्कर भी खैर किसी पार्टी के पास नहीं है। जल्द एक एक बच्चा बाहर आएगा और ये वही असीर है जिनके लिए खान साहब ने कहा जब तक इनमें से एक भी अंदर होगा मेरी बात नहीं करनी है, पहले वर्कर सारे बाहर आएंगे। अच्छा शेख साहब, आज एक बात बड़ी चल रही है कि खान साहब के साथ आज फिर एक मुलाकात हुई है आपकी जमात के कुछ ज़ुबानदारान की, और कोई पैगाम है कि अगर आप कुछ थोड़ी सी डील दिखाएं तो मामला ठीक हो सकते हैं। इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है सर। ना किसी की जरूरत है इस पार्टी के अंदर किसी लीडर की कि वो, या जिम्मेदार की, लीडर क्या कहना, जिम्मेदार की कि वो इमरान खान साहब को जाके डील की बात कर सके। इमरान खान ना डील के लिए पैदा हुआ है और ना डील के लिए पैदा हुआ है। इमरान खान इंसाफ के लिए पैदा हुआ है और वो अपने असीरों, अपने शोधा और इस कौम को इंसाफ लेके देगा। अच्छा शेख साहब, अगर देखा जाए तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली हुई और बादिन नज़र में वो मुखालिफ धड़ा था जिसको इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, तो इसे अच्छी इब्तदा समझें या किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा समझें? नहीं, ये कोई बड़ी तब्दीली का पेश खैमा नहीं है और कोई धड़ेबंदी नहीं है। इमरान खान एक वाहिद बाइंडिंग फोर्स है इस पार्टी में। इस पार्टी में किसी की हैसियत ही नहीं अपना धड़ा रखने की।
आपको शायद मालूम नहीं है कि आज इमरान खान साहब ने मीडिया से एक बड़ा वाज़े तौर पे कर दिया, और बहुत से लोग जो केपी हुकूमत, केपी की पार्टी के बारे में एक प्रोपेगेंडा कह रहे थे, आज उनको शट अप कॉल दिया खान साहब ने। खान साहब ने कहा कि ये जो केपी की पार्टी सदारत में तब्दीली हुई है, इसके लिए चीफ मिनिस्टर 1 माह से मुझे पैगाम भेज रहे थे। खान ने खुद कहा मीडिया वालों को आज, और साथ उन्होंने ये कहा कि पैगाम भेजने के बाद जब अली अमीन फिर मुझे मिले तो मैंने अली अमीन की रिक्वेस्ट पे ये किया कि वो ओहदा उनसे लेके किसी और के हवाले कर दिया। मुझे तो अली अमीन कहता था कि इतनी मसरूफियत हो गई है 2 ओहदों की वजह से कि मुझे नींद करने का भी मौका नहीं मिलता, तो ये मैंने उसी की रिक्वेस्ट पे किया है, अली अमीन की। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे अली अमीन पर, केपी की हुकूमत पर, अपने जिम्मेदारान पर, अपने वर्कर्स पर पूरा पूरा एतमाद है। तो मेरे ख्याल में ये इनफ है। ये जड़े 2 दिन तो तमाशे लोगों ने बढ़ाया सी धड़ाबंदी फलाना ठीकना, ये शट अप कॉल है सबको इमरान खान की अपने मुंह से। बहुत अच्छा। ये तो बताइएगा ज़रा, पीपल्स पार्टी के साथ किसी जगह इत्तेहाद हो सकता है? वो सर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की आप बात करते हैं, पीपल्स पार्टी वालों के आप करतूत तो चेक करें। आप ये पीका बिल के ऊपर आप चेक करें, वो खातून वहां बैठती है कमेटी के अंदर, वो खामोश। ये खामोशी क्या होती है? हम तो समझते हैं कि जुल्म पे खामोश रहना भी जालिम के साथ देने के बराबर है। भाई आप मुखालफत करते, खुल के करते, टिक के करते, आप खड़े होके बताते कमेटी के अंदर, मुंह पे मारते कि हम इसके ये जो बिल है ये ऐसा है। 26वीं तरमीम पे भी आप बातें देख लें, उसके बाद वो देख लें, उससे पहले जितने भी स्टांस आए हैं जिसपे इनका एक माजी में एक वो रहा है स्टैंस कि जी हम इसको नहीं मानते, आज सिर्फ इस उम्मीद में बिलावल कि जी कल सानू वारी लग जाएगी, शहबाज शरीफ जड़ा है 26 तारीख और 9 मई वाले मामले में ये फारिग हो जाएगा, उसके बाद बारी हमारी आ जाएगी। बारी के इंतजार में है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? हर कोई अपनी अपनी बारी के इंतजार में है। ये सिर्फ इमरान खान है जो कहता है कि इंसाफ देना है इस कौम को। तो ये जो देखें, बेशक ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बट इनके वोट से हुकूमत बनी है। जब भी हुकूमत ने कोई बिल पास कराना होता है, दे वोट फॉर इट। जब भी हुकूमत ने कोई ऐसा गलीज काम करना होता है जो इस मुल्क के मुफाद में नहीं होता, जमहूरियत के खिलाफ होता है, आइन के खिलाफ होता है, दे सपोर्ट देम, दे आर द गवर्नमेंट, चाहे उसका हिस्सा हो या ना हो। सो हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? अच्छा शेख साहब, एक चीज़ और समझाइएगा, इब्तदाई तौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए जो नाम ज़ेरे गौर थे, तो उस वक्त एक सिफारिश गई थी पंजाब के लोगों से, और मजमूई तौर पे भी सुनने को ये मिला था कि ये शख्स पंजाब से होना चाहिए, क्योंकि वजारतें पहले बहुत सी मिल चुकी हैं, पंजाब में लोगों को मुश्किलात हैं, तो कम अज़ कम वो एक जेस्चर ऐसा दे दें कि पंजाब में कहीं ना कहीं कुछ कवर हो सके। लेकिन अभी नाम फिर केपी से आया, और जो नाम आया उसने ये कह दिया कि आपके हवाले से कि आप सीनियर हैं, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है, आपको वो टास्क सौंपा जाना चाहिए। तो ये तब्दीली कैसे वो पजीर हुई? उनकी बड़ी मेहरबानी है, इज वेरी काइंड। बात यह है कि 9 महीने तक इमरान खान साहब के हुक्म पे 3 खत लिखे हुकूमत ने, और 3 हमारे लोगों ने जवाब दिया। खान साहब ने कहा विकास का नाम दो पहले लेटर में, फिर दूसरे में भी मेरा नाम भेजा, तीसरे लेटर में तो खान साहब ने कहा कि 1 2 3 4 सभी इसका लिख दो, वो भी हमने लिख दिया। 9 महीने तक हुकूमत जो है आपके भाई वकास अकरम के नाम से कांपती रही, हाँफती रही, घबरा गई कि पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, केड़ी साड़ी करप्शन काट के साड़ा। तो बेचारे ये मेरे से खौफजदा होते हैं, बिकॉज आई नो द सिस्टम। अच्छा, अब उस पे इन्होंने फिर थ्रेट्स देना शुरू कर दी पिछले 2-3 हफ्तों से कि अगर आज नाम नहीं दिया तो फिर हम कमेटी राजा परवेज अशरफ साहब मांग रहे हैं। वो डोगर साहब को कहते थे राजा परवेज अशरफ ले जाएगा, राजा परवेज अशरफ ले जाएगा। हमने ये सोचा कि भाई अगर ये कमेटी पीटीआई के हाथ से ही चली जाए और अपोजिशन के हाथ से चला जाए तो क्या फायदा हुआ? वकास अकरम के लिए तो इतनी इज्जत काफी है कि उसका कायद इमरान खान उसकी कमर पे खड़ा रहा। 9 महीने इमरान खान ने कहा कुछ हो जाए, यही मेरा जवान है और यही बस मेरे लिए इतना काफी है सर। तो फिर मैंने ये किया कि जब ये मामला हुआ, मैंने अपना नाम सुबह विड्रॉ किया। मैंने डोगर साहब को कहा कि भाई मेरी वजह से ये कमेटी आपको नहीं मिलेगी, और ये बहाना बना के पीपल्स पार्टी वाले उस पर वो हो जाएंगे या किसी और को दे देंगे। मैं बात है आपको पता है, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के आर्टिकल 15 के तहत ये किसी को दे ही नहीं सकते हैं, ये खुद इनका आपस के दस्तखत हुए। तो फिर मैंने अपना नाम निकाला, मुझे खत सुबह सुबह फिरा तो उसमें मेरा नाम था। फिर मैंने ट्वीट किया, मेरे स्पीकर ऑफिस को कन्वे किया, मैंने अपने चीफ विप को कन्वे किया कि टेक माय नेम आउट ऑफ द लिस्ट, भाई मैं पार्टी का नुकसान नहीं करूंगा। और वो हुआ, और उसके बाद एक नया लेटर ड्राफ्ट हुआ और वो आ गए। हाँ, खान साहब का यही था
को लिया कि पंजाब से अगर केपी से अगर अपोजिशन लीडर है तो पीएसी जो है वो पंजाब खान साहब का यही था, और खान साहब ने उस पर पूरी उससे खड़े रहे। मगर हालात कुछ ऐसे बने कि खान साहब को फौरी जो है वो एक नाम देना पड़ा, तो वो भी हमारा भाई है। सबसे अच्छी बात यह है कि पीटीआई के पास आ गई है, ऑपोजिशन के पास आ गई, एंड वी आर ऑल मेंबर्स, विल वर्क ऑन इट। ऐसी बात नहीं, को छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा शेख साहब, पहले था तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान, आपका एक इत्तेहाद, महमूद खान चकरी साहब उसमें थे। अब जब मौलाना साहब भी साथ मिल जाएंगे, जीडीए भी साथ मिल जाएगी, और भी लोग आपके साथ मिल जाएंगे, तो क्या इस इत्तेहाद का नाम चेंज किया जाएगा या इसी इत्तेहाद को रखा जाएगा, किसी नाम को रखा जाएगा? मेरा ख्याल है यही इत्तेहाद रखा जाएगा, मगर पार्टीज बैठ के अगर कोई और चीज डिसाइड करती हैं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा। सब आपस में मिलकर अगर कोई नया नाम वो कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक्सपेंड होंगे, उसके पैराए, उसके पैरामीटर्स, उसके अहदाफ जो है उसमें इजाफा हो सकता है। ऑब्वियसली वक्त के साथ और हालात के साथ अहदाफ भी तब्दील होते हैं ना सर। अच्छा शेख साहब, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी जो है वो 31 जनवरी तक कायम रहेगी। आपकी तरफ से 31 तक कायम रहे या आपकी तरफ से अभी खत्म हो? और हमारी तरफ से जन्नों में जाए 31 क्या और कहा किया, बात सीधी सीधी है। अब ये सिर्फ एक ड्रामा करके आज बैठ गए थे कि हमने इनका इंतजार किया, ये नहीं आए, ये हम पे ओनस फेंकना चाहते हैं कि हम भाग गए। ओ भाई, आप नॉन सीरियस थे, आप हिपोक्रेट थे। आपकी इस कमेटी के दौरान खान को नाहक 14 साल सजा हुई, मगर खान ने कहा कि कोई बात नहीं, मुज़ाकरात नहीं छोड़ने, हम खुद डील कर लेंगे। आपने खान से मुलाकात नहीं कराई, खान ने कहा मुलाकात हो ना हो रिटर्न लिख के दे दो, कोई बात नहीं। इस दौरान आपने हमारे लोगों को तंग किया, खान की फैमिली, उनकी ज़ौजा के बारे में मुनज़्ज़म आपके वज़रा ने जो है हज़ा सराई की। हमने देखा कि आप इसको खराब करना चाहते हैं, और फिर आप हामिद रजा के घर आप उस मदरसे पे हमला करते हुए झूठ बोलते हैं, किया भी नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा। जब आपने ये सब कुछ किया तो उसके बाद हम बाहर आ गए इसमें से, बिकॉज इज नो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन। फॉरएवर नहीं होती कोई चीज, आपको टाइम लाइन देनी पड़ती है। थोड़ा ख्याल से असी रानू तरीकी रखांगे, टोरी रखांगे, कोई तमाशा है कोई? आपने हमें क्या समझा हुआ है? हम अपोजिशन में जरूर है, क्राइसिस में जरूर होंगे, मगर आपने हमें क्या मजाक समझा हुआ है? ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इफ यू आर नॉन सीरियस कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हमारी जदोजहद तो जारी रहेगी। खान ने इनका वो जो ब्लफ था ना वो दुनिया के सामने कर दिया। जब एक साल से कह रहे थे कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए बैठती नहीं है, बैठ गए ना। खान ने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि बैठ जाओ, बैठ गए, तो क्या किया? एक्सपोज हो गए ये दुनिया के सामने। अच्छा, आपको क्या सुनने में आया? आज मेरी आलिया हमजा साहिबा से बात हो रही थी तो उन्होंने भी बताया कि दोबारा से पंजाब के एमएनएस जो हैं उन पर प्रेशर, उनकी वफादारियां तब्दील करना, कोई ऐसा काम शुरू हुआ है कोई ऐसा? एक बड़ी ज्यादती हुई है हमारे NA 170 भालपुर से। हमारे MNA मियाँ मोहम्मद गौस जो पीर घराना है और बड़े ही मजे हुए पुराने शरीफ आदमी है, 26वीं तरमीम से ये इनके पीछे थे, मगर वो 26वीं तरमीम के काबू नहीं आए। हमने उनको यहाँ KP हाउस इस्लामाबाद में हमने उनको पनाह दी, वहां पर उनको रखा, उनको संभाला, वो डटे रहे, नहीं हिले। उन पे इन्होंने एंटी करप्शन छोड़ दी, उसका एंटी करप्शन का पर्चा दे दिया, झूठा पर्चा जमीन का, उन्होंने उसकी भी जमानत करा ली, बट वापस दोबारा नहीं जा सके। ओमनीज कराई, प्रोटेक्टिव बेल्स कराई। कल रात 8:41 पे लाहौर उनके घर गए, उनकी बीवी बच्चे बेटी के सामने घर तोड़ते फाड़ते उनको उठा के एक प्राइवेट गाड़ी में उनके घर से ले गए। एक MNA को, मेंबर कौमी असेंबली। शेम ऑन दीज पीपल, शेम ऑन दिस काला कानून एंड शेम ऑन दिस पंजाब गवर्नमेंट। आप MNAs के साथ ये कर रहे हैं। अभी तक मुझे कस्टोडियन ऑफ द हाउस बताए सरदार एयाज सादिक, क्या बना जब हमें अगवा, मुझे भी अगवा किया गया था पार्लियामेंट के अंदर से, और फिर हमें 10 दिन जो है वो जेल रखा गया था। हमें आप ये बताएं कि हमारे अगवाकार कहाँ हैं? आपने खुर्शीद शाह के नीचे कमेटी बनाई थी, ना उसकी मीटिंग हुई इस वक्त तक, ना उसकी कोई रिपोर्ट आई। कस्टोडियन है आप हाउस के, कानून है कि आपको पूछे बगैर या आपको इन्फॉर्म किए बगैर वो नहीं उठा सकते MNAs। आपके MNAs रातों को अपनी ख्वाबगाहों में से, घरों में से उठाए जा रहे, 10-10 लाख लोगों के नुमाइंदे। जुर्म क्या है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है? जुर्म क्या है कि वो PTI को छोड़ नहीं रहा है? वो यार बस कर छो, मतलब है मैंडेट स्टील कर लिया है, 100 बंदे ऊपर उठा के ले गए, बस कर दो यार। मतलब को हया होती है कोई मतलब है कि क्या तमीजी है, बेहयाई। हमने कहा है, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि उसकी बाजियाबी कराएं आप, ये IG और ये जिम्मेदार होंगे ये दोनों। तो सर वो उस मामले का क्या बना कि जिस पे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते थे कि उस वक्त तक मैं चेयर नहीं करूंगा जब तक मेरे हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं होता?
तो मैं सुने कि हाली तक चेयर तो नहीं कर रहे ना, वो नहीं कर रहे चेयर। लेकिन सर क्या कसम पुरसी है कि चेयरमैन सेनेट होते हुए, बड़े इत्तेहादी होते हुए भी उनकी बात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और वो चेयर नहीं कर रहे, हुकूमत को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खेल तमाशा लगा, अगर चेयर नहीं कर रहा तो कौन सा हमारे ऊपर कोई फेवर कर रहे हैं? वो अपनी सुख की अपनी बेइज्जती से क्यों कर रहे हैं? भाई चेयरमैन सेनेट होवे तो आखे दे बंदा ना पेश करो, अपने वास्ते कर रहा है कि साढ़े पे थोड़ी आसान हो रहा है कोई। शेख साहब, बड़ी सियासी नज़र होती है आपकी, और बल्कि हर सियासतदान ही एक सियासी सोच रखता है, एक सियासी नज़र होती है। खान साहब की रिहाई आप कब तक देख रहे हैं? सर अल्लाह ताला अगर हमारी दुआ कबूल करे और हमारी एफर्ट्स को देखे तो हम तो चाहते हैं कि खान साहब सुबह रिहा हो के आ जाए, मगर हक का रास्ता हमेशा मुश्किल रास्ता होता है। खान साहब की रिहाई के लिए लीगल फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, प्रोटेस्ट ऑन ग्राउंड, देखें केपीसी कितनी बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशन की हमारे अली अमीन खान ने, बाकी सूबों से लोग आए। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैनुल अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हम जो है पाकिस्तानी मंजरनामे से ज़रा बाहर निकल के बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे बात करते हैं कि एक तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप के बरसर इक़्तिदार में आने के बाद वो जो मुख्तलिफ यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए गए हैं, जो नए मुआहदे किए गए हैं, या जो पिछले एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे उनको मुनक़ता करके नए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल दिखाई नहीं दे रहा, और वो माइंडसेट जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं वो मशरक़ वस्ता के ऊपर किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा, यूरोपीय ममालिक किस हद तक असरअंदाज होंगे, और वो जो बायलैटरल ट्रेड है वो किस हद तक मुतासिर होगी, और जो दो तरफा ताउन वाले मंसूबे हैं क्या उस पर कोई कदगन आएगी या उसका जो हजम है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर रहे नजमुद्दीन शेख साहब। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजमुद्दीन शेख साहब, क्या समझते हैं सर कि ये जो दूसरा दौरे इक़्तिदार है डोनाल्ड जे ट्रंप का, ये पिछले दौरे इक़्तिदार से किस हद तक मुख्तलिफ दिखाई देगा? एक हद तक मुख्तलिफ है, एक हद तक वही है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप जब आया है तो उसने हाउस का भी कंट्रोल है उसके पास, सेनेट का भी कंट्रोल है। सेनेट में कुछ लोग हैं जो कि उसकी पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ट्रंप इस वक्त मर्तबा जब आया है तो उन्होंने तीनों जो पावर्स हैं वो कंट्रोल किए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो इसकी पहली अपॉइंटीज थे वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में हैं, और इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि पहली मर्तबा ट्रंप की ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल पावर्स हैं अमेरिका में, डेमोक्रेसी होने के बावजूद वो इस वक्त उस किस्म के अख्तियारात हासिल कर सकता है जो कि नॉर्मली अमेरिका में नहीं होते। तो ट्रंप की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अब सिर्फ ये है कि उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। आपने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, पनामा का जिक्र किया, ये चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जो धमकियाँ उसने दी हैं उसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश है, और वो नेगोशिएशंस होंगी। जहाँ तक इंटरनल सिचुएशन है उसमें जब उसने रोका है कि फेडरल फंडिंग हम रोकेंगे, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ को हम चेंज करेंगे, और मेरी नज़र में जो अहम चीज़ है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, हम और तेल और गैस प्रोड्यूस करेंगे, और ड्रिल और इस ऑयल और गैस के लिए हम मार्केट ढूंढेंगे जिसमें हम कम्पीट करेंगे, ख़ास तौर पे यूरोपियन मार्केट के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो जिस पे तवज्जो देनी है मुल्क दुनिया भर को, और हमें भी इस पे हम भी असरअंदाज हो सकते हैं। हालांकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो इस नौइयत की हैं जो कि मेरी नज़र में अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इस किस्म की नहीं है जो नौकरियां और जो मुलाजमत ट्रंप चाहता है कि वापस ट्रंप अमेरिका आए,
उसमें जो चीज़ें पाकिस्तान पैदा करता है और भेजता है अमेरिका, वो शामिल नहीं होंगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो अमेरिका के हमें जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि उसकी दिलचस्पी साउथ एशिया में बहुत कम होगी। जो दिलचस्पी होगी वो ये कि हिंदुस्तानी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं इलीगल हिंदुस्तानी अमेरिका में, और उनको वापस भेजने का ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, और वो अभी शुरू हो जाएगी। और जो अभी नहीं साहब, ये भारत के हवाले से तो हो गया। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का आना कि पाकिस्तानी माशियत पे असर अंदाज होगा? क्या पाकिस्तान की माशियत बेहतर होगी या पाकिस्तान की माशियत जो है वो किसी नुकसान में जाएगी? देखिए, मेरा अंदाज़ा है, और ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हम जिस किस्म की चीज़ें अमेरिका भेजते हैं, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन जो चीज़ें हम अमेरिका भेजते हैं वो इस नौइयत की हैं जिस पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस किस्म की नहीं है जो कि अमेरिका चाहेगा कि वो ट्रंप चाहेगा कि अमेरिका में खुद पैदा की जाए। हमारे $5 वाली कमीज़ जो है वो अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका जो कमीज़ें देखना चाहेगा वो $50 और $55 वाली कमीज़ें होंगी, और वो नौकरियां अमेरिका नहीं चाहेगा। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को वो जो पाकिस्तान से खरीदी जाती हैं या जो पाकिस्तान सप्लाई करता है वो अब साउथ ईस्ट एशिया से भी ख़रीदा जा सकता है, और उसमें ज़रा कंपटीशन होगी। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इस किस्म की कंपटीशन को बर्दाश्त कर सकती है और बर्दाश्त करके आगे बढ़ सकती है, अगर हम अपनी इस्तेकाम लाएं और हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो सही रहेंगी। नजमुद्दीन साहब, आपने जो कहा कि वो उस तरीके से रिटेलिएट करेगा कि वो मजबूत प्रेसिडेंट के तौर पे आया, लेकिन माजी का दौर इक़्तिदार हमें ये बताता है कि उन्होंने इब्तदाई तौर पे जिनको भी धमकी दी, आगे से अगर धमकी आमेज़ ही जवाब मिला तो फिर उनका लहजा जो था वो नरम हो जाया करता था। लेकिन क्या दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आके मज़ीद पावरफुल हो के वही अंदाज रहेगा, या फिर अब धमकी ही होगी? नहीं, देखिए, इस मर्तबा आपको ट्रंप को देखना है कि उसका कंट्रोल न सिर्फ वाइट हाउस पे है, लेकिन सेनेट पे भी है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे भी है। और इसके साथ साथ उसको ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादातर जजेस जो हैं वो हैं जिनको इसने पिछली मर्तबा अपॉइंट किया था। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रंप के पास अब इस किस्म के अख्तियारात हैं कि वो वर्चुअल डिक्टेटर हो सकता है, और वो डिक्टेटर होना चाहता है क्योंकि वो जो कहता है कि मैं अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और उसमें ग्रीनलैंड या डेनमार्क के साथ या पैनामा के साथ जिनका जिक्र इसने किया है, इसमें मैं समझता हूँ कि वो सीरियसली इसको परस्यू करेगा और सीरियसली इनसे कंसेशंस लेने की कोशिश करेगा। अब उसमें ये है कि पैनामा पे क्या देगा और क्या लेगा, इसका एक आपको अंदाज़ा इससे हो सकता है कि कोलंबिया ने जब कहा कि साहब हम नहीं वापस लेते लोगों को, तो उसने कहा कि आप पे 25% हम टैरिफ लगा देंगे। कोलंबिया झुक गया। कोलंबिया ने कहा कि हमारे जहाज़ आएंगे, लोगों को ले जाएंगे जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। इसी तरह चूँकि लोग कहते हैं कि साहब दुनिया अब मल्टीपोलर हो गई है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त अमेरिका इतना डोमिनेंट है
कि मल्टीपोलैरिटी की सिर्फ बात है, अल्टीमेटली ट्रंप का राज रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर भी इसका कोई असर होगा? पाकिस्तान का, मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी उम्मीद है और मेरा तखमीना है कि अमेरिका जो पाकिस्तान की तिजारत है अमेरिका के साथ, उसमें वो चीज़ें हैं जो जिस पे ट्रंप की जो मेड इन अमेरिका की पॉलिसी है उस असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो कि हम नजम साहब ये तो बायलैटरल ट्रेड वाला मामला है। बात पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से पूछी जा रही है कि क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जिस तरीके से जो बाइडन की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम था कि इंटरफेयर किया, क्या इन पे भी ऐसी कोई कयास आ रही है कि ये इंटरफेयर करेंगे यहाँ के अंदरूनी मामलात में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनकी इस किस्म की दिलचस्पी है। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन, आप इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।